जन्म लिया हूं गरीब घर में, ना कोई सहारा ना किसी का विश्वास। मेरे बिन अधूरा है अपने भारत का विकास। है हिम्मत जज्बा मुझ में भी, कुछ करके तुम्हें दिखाऊंगा। ए देश, दोगे अगर तुम साथ मेरा, मिलकर गांधी का भारत बनाऊंगा। बहुत चले गए गिराकर मुझे, बहुत चले गए गिराकर मुझे, ये बात तुम्हें बताऊंगा। है भारत की मिट्टी में दम, गिरकर फिर से उठ जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुणाल विजडम हाउस। मैं हूं आपका दोस्त कुणाल सोलंकी। तो आज का हमारा टॉपिक है गरीबी, पावर्टी। व्हाट इज पावर्टी? क्या होती है गरीबी? क्या ऐसे लोग होते हैं गरीब जो कमाते नहीं, जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है? ऐसे में तो हम भी गरीब हुए, हमारे पास भी रोजगार नहीं है। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। देखिए, गरीबी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिनके पास फंडामेंटल सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं जिनके पास, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उन्हें गरीबी की परिभाषा में रखा गया है। लेकिन क्या आज के ज़माने में सिर्फ यही तक सीमित है कि गरीबी सिर्फ कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या वो लोग नहीं है गरीब जिन्हें अच्छा हेल्थ सुविधाएं नहीं मिल रही, जो अच्छी जगह पर जाकर ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे? क्या वो लोग हैं गरीब जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे? या फिर वो जिनके पास घर तो है लेकिन वहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, जैसे पानी है, शुद्ध पानी नहीं है। कई एरिया हैं जहां पे सिटी के स्लम एरिया, वहां पे लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वो अपना गुजर बसर बाहर ही करते हैं। ऐसे बहुत से स्लम एरिया हैं अपने इंडिया में, शहरों में। क्या वो लोग हैं? या वे सभी जिन्हें हेल्दी फूड नहीं मिल पा रहा है, पोषक तत्वों से युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है? या फिर वे जिन्हें इनकम तो मिल रही है, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही है? देखिए, यहाँ सेविंग सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस निर्धनता को निकालने में या फिर उसको बनाए रखने में। कैसे, इसे हम आगे समझते हैं। सेविंग्स मतलब बचत। मान के चलो, एक कोई आदमी है दिन का 100 रुपया कमाता है, लेकिन उस 100 रुपये में वो दिन भर की अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता है, उसके पास सेविंग बिल्कुल नहीं होती। तो क्या वो आदमी जो 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया खर्च करता है दिन के, क्या वो आगे बढ़ पाएगा, गरीबी से निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता वो सारी जिंदगी यही कर पाएगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यदि वो आदमी 100 रुपये में से दिन का यदि 25 रुपये भी बचाता तो महीने का 750 तो बचा ही लेता, और वो 750 रुपये उसे इमरजेंसी के समय काम आते, या फिर उससे वो नया बिजनेस शुरू कर सकता था जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम ले सकता है, या बैंक में डिपॉजिट करके एक्स्ट्रा इनकम ला सकता है। तो वो उसकी सेविंग होती है, फिर धीरे धीरे इस सेविंग से वो आगे बढ़ता जाता, जिससे वो उसे गरीबी से निकलने में फायदा मिलता। देखिए, सेविंग कैसे हेल्प करती है इनकी हमारी। यदि हमारे पास ज़्यादा सेविंग हो गई तो हम नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू करके वहाँ से एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। फिर सेकंड में है कि इमरजेंसी के टाइम काम आती है। इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, जैसे अभी कोरोना काल में हुई थी इमरजेंसी, फिर कोई अदर इमरजेंसी, कोई अदर इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ ये काम आ जाती है। फिर थर्ड है अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। कैसे? बैंक में डिपॉजिट करके, या कहीं और अपन कहीं मार्केट में लगा सकते हैं, वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। इससे क्या करती है, जो एक्स्ट्रा इनकम आने से, जो सेविंग रहने से उन गरीबों को फायदा मिलता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, सेविंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है सेविंग? फर्स्ट रीजन तो है कि दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ने के कारण हो गया। दूसरा रीजन है कि इनकम तो बढ़ रही है, हमारे साथ साथ इनकम बढ़ रही है लेकिन ज्यादा हो रहा है और बचत नहीं हो रही है। कई बार तो नेगेटिव में जा रहा है इंसान, किसी से कर्ज लेकर अपना काम चला रहा है। थर्ड है हमारा, अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वही अच्छा रोजगार जिससे सेविंग लायक इनकम आ जाए। अभी के समय में क्या रोजगार मिल रहा है हमें, आप तो समझ ही रहे हैं कैसा रोजगार मिल रहा है। थर्ड है हमारा, शोषण होता है। हाँ, लोगों का शोषण होता है, उनके काम का शोषण होता है, उनके मेहनत का शोषण होता है। देखिए, हम इसे अब विलेज एरिया में के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे शोषण होता है। मैंने कुछ 2-3 एग्जाम्पल निकाले हैं और ये रियल एग्जाम्पल है। तो आज की वास्तविक स्थिति है ये कि वहाँ पे शोषण हो रहा है, इसलिए वो कह सकते हैं कि डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें
ही बड़ा बनाती हैं, उन्हें निकालने में मदद करेगी। छोटी छोटी सेविंग्स ही उन्हें हेल्पफुल करेगी कुछ नया करने में, कुछ आगे बढ़ने में। देखिए, पहले आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि अंग्रेजों के ज़माने में किसानों मजदूरों को जमींदार, महाजन ऐसे लोग लूटते थे। लेकिन अब तो जमींदारी खत्म हो गई है। लेकिन क्या होता है, गांव में इनडायरेक्टली रूप से जमींदार काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट जमींदार कैसे? तो हम चलते हैं विलेज एरिया में। भैया, बात चल रही है यहाँ पे खरीफ की फसल की। जून जुलाई का महीना है, किसानों को फसल लगाना है अपनी धान की। धान ही लगती है अधिकतर हमारे एरिया में। अब धान की फसल लगती है। अब यहाँ देखो भैया, किसानों के पास रहता नहीं है पैसा ज़्यादा, बड़े मुश्किल से तो अपना गुजारा तो निकालते हैं धीरे धीरे, जैसे तैसे इधर उधर से करके। अब कृषि में लगती है लागत, बहुत लागत लगती है। बीज लेना रहता है, कीटनाशक लेना रहता है, खाद लेना रहता है, कृषि उपकरणों को चलाना पड़ता है खेत में। आजकल तो पशुओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, सब अपने तीव्र गति से जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते हैं। अब इन सब चीज़ों में लगती है ज़्यादा लागत, कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब किसान कहाँ से ले? आजकल सरकार ने बहुत सारी सुविधा कर दी है, बैंक में और दूसरे जगह इन्हें लोन मिल जाते हैं खाद के लिए, बहुत कम कीमत में मिलते हैं। लेकिन जागरूकता कमी, अशिक्षा, बहुत दूर है बैंक की भी वहां से, गांव से। अब क्या करते हैं किसान लोग कि गांव में रहते हैं कोई अच्छे लोग, जमे जकड़े लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसानों को देते हैं बीज, खाद, दवाइयाँ। किसानों को ऐसा लगता है भैया कोई हेल्प नहीं कर रहा है, यही लोग हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे वो ले लेते हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ ले ली, बीज ले लिए, फसल भी उगा ली। 3-4 महीने बाद अच्छी खासी फसल निकल गई। अब ग्रामीण के साथ ये होता है, किसानों के साथ यहाँ पे वो लोग जो कर्ज देते हैं, उन्हें बीज खाद देते हैं, किस रेट पे देते होंगे आपने कभी सोचा है? चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, इस खाद, बीज, कीटनाशक के बदले वो ऐसी डील करते हैं कि इसके बदले आप हमें फसल दे दीजिए। मतलब जितने भी फसल होगी, किसान लोग, छोटे किसान तो रहते ही हैं, फसल दे देना आप इसके बदले। अब देखिए, किसान ना चाहकर हुए भी ये कर लेता है, क्योंकि मजबूरी है उसके पास, कुछ तो है नहीं ज़्यादा, कुछ सरकारी लाभ उतना मिल नहीं रहे, जागरूकता कमी है, और साथ साथ पहुँच भी नहीं है सरकारी योजनाओं तक की, उतनी गाँव तक पहुँच नहीं है, समय पर नहीं मिल पाती योजनाओं का लाभ, तो वो ले लेते हैं, ये सब डील कर लेते हैं। अब ऐसी डील करते हैं कि जैसे एमएसपी है 2000 की, मान लीजिए धान की एमएसपी है 2000 की। अब साहूकार लोग उससे कम में तय करते हैं, क्योंकि 3-4 महीने पहले दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस रेट का जो गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 1300-1400। अब किसान समझदार तो रहते हैं, लेकिन मजबूरी बस उन्हें करना पड़ता है, और वो तय करते हैं 1300-1400 रुपये कुंटल, और सरकारी जो रेट होती है 2000 रुपये कुंटल होता है सरकारी रेट। अब इसका गैप देखिए, 600 रुपये ऑलमोस्ट, यदि मोटा मोटा तौर पर निकाले 500-600 रुपये जाता है। अब ये जो 600 रुपये का जो इंटरेस्ट है, ये लेते हैं 3-4 महीने में, देते स्टार्टिंग में जून जुलाई में, लेकिन लेते कब हैं? वही अक्टूबर नवंबर, मतलब जब फसल आ गई ले लिए। और जो बड़े आदमी लोग हैं, जिसने बीज फसल दिए थे, बीज कीटनाशक, वो जाके सरकारी रेट में बेच देते हैं। अब ये अक्सर होता है छोटे किसानों के साथ, तो छोटे किसान हमारे देश में आधे से ज़्यादा हैं। अब देखिए, जो 600 रुपये जो इनने कमाए 3-4 महीने में, यदि इसका हम इंटरेस्ट निकालें 1400 में, तो ऑलमोस्ट 4 महीने का भाई 42% आता है। यदि 1 महीने की बात किया जाए तो 10% है, 10%। अब सोचिए, 1 महीने का जो इंटरेस्ट ले रही है 10% है, जबकि हमारी सरकार किसी भी बैंक में यदि हम लेने जाएं लोन, तो साल का 10% आता है, लेकिन यहाँ पर महीने का 10% आ रहा है। कितना शोषण है! ये हर जगह की स्थिति है। कभी कभी ये जो 1400 वाला रेट है, ये फसलों के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। कई अच्छे लोग रहते हैं तो 1500-1600 में दे देते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगह में यही स्थिति देखने मिलती है, 1400, 1500, 1300। तो मैं यदि कहा जाए तो ये बहुत ही गलत है। इससे इनकम नहीं बच पाती, उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती। अब आप सोचिए, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये बात कहाँ तक सच है, आपके एरिया में क्या ऐसा होता है। अब मैं आपको दूसरी स्थिति में ले जाता हूँ, गाँव की। वहाँ पे क्या होता है, मनरेगा के तहत काम किया जाता है 100 दिन तक के। वहाँ मिलते हैं इन्हें लगभग 180, 182, 200 रुपये के बीच में, जो कि अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है,
कि सरकारी रेट में काम करते हैं मज़दूर, तो जो अदर लोग काम करवाते हैं, जैसे खेती में काम करवा दिए, कभी कंस्ट्रक्शन वर्क करवा देते हैं, कहीं और दूसरे काम होते हैं, घरों के काम, कुछ भी जो छोटे-मोटे काम होते हैं, यहाँ पे जब किसान या मज़दूर काम करते हैं, तो जो काम करवाने वाला होता है, वो ज़्यादा पैसे नहीं देता। वो तो सरकारी रेट में भी पैसे नहीं देता। वो बोलते हैं सामने वाले कि भैया सरकार इतना पैसा दे रही है, हम नहीं दे सकते। तुम्हें काम करना है, तो हम तुम्हें 100-150 दे पाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएँगे। हम यहाँ सरकारी काम नहीं करवा रहे हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि भाई जो आदमी 100-150 में काम करेगा तो महीने का कितना ही कमा पाएगा? 4,000, 4,500, मान लो 5,000। तो फिर 5,000 में आज की स्थिति में चलता है कुछ काम? क्या होती है कुछ सेविंग? नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? या तो ऐसी एक सिचुएशन ला दिया जाए कि आप मनरेगा का रेट बढ़ा दीजिए, 300-400 कर दीजिए और काम कम दिन का दे दीजिए। तो इससे एडवांटेज ये मिलेगा किसान मजदूरों को कि जो अदर सेक्टर में जो काम करते हैं, खेती का काम, जैसे आज के ज़माने में गाँव में यदि कोई लेडीज़ हैं, औरतें, महिलाएँ, वो धान की रोपाई में भी जाती हैं तो उन्हें 100-150 ज़्यादा रेट नहीं दिया जाता और काम बहुत करवाया जाता है। तो मनरेगा में ज़्यादा रेट करने से क्या हो जाएगा कि वो खुद अपने मन से बोल पाएंगे, तो ये इतना रेट है, 300-400 रेट है, कम से कम उसका आधा तो दीजिए, 200-250 तो दीजिए, जो उनके लिए सूटेबल होगा, काम के लिए भी सूटेबल होगा, घर चलाने के लिए सूटेबल होगा और सेविंग बच जाएगी। या फिर और सरकार इसमें लॉ और रूल्स भी बना सकती है कि मिनिमम में किसी का रेट तय कर दिया जाए कि हाँ, इस रेट पे कोई अदर से काम नहीं करवा सकता, कि भाई 100-150 देके तुम काम नहीं करवा सकते। यदि तुमको देना है तो इस मिनिमम रेट पे दे सकते हैं, 200-250, इससे काम कराएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, या फिर फाइन वाइन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एक्स्ट्रा से इनकम आने लगेगी, ज़्यादा इनकम आने लगेगी, थोड़े बहुत बचत हो जाएगी। अब हम तीसरे स्थिति में देखते हैं। यहाँ बात हो रही है तेल की, पेट्रोल डीजल। यदि आप इसे और अच्छे समझना चाहेंगे तो आप मेरा पिछला वीडियो है उसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से इजीली रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो जैसे जैसे क्या होता है कि कृषि में बहुत सारे मशीन उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, अपना थ्रेसिंग के लिए थ्रेशर, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब ये लोग क्या करते हैं, गाँव में 1-2 लोग के पास ही रहते हैं ये चीज़ें, ट्रैक्टर, रिपर, थ्रेशर। तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल रेट बढ़ाते हैं और रेट बढ़ाने के पीछे इनका रीज़न ये होता है वो ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो हमारा भी तो लगता है हम भी तो रेट बढ़ाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि पेट्रोल डीजल के रेट अच्छा तो साल में बढ़ते हैं 10 रुपये, मानो चलो 15 रुपये, 10-15 से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं एक साल में। इस साल की बात अलग है कुछ, लेकिन उतना भी नहीं बढ़े हैं। और ये बढ़ा देते हैं एकदम से रेट कि भाई 100-150 आगे कर देते हैं, 100-150 रुपये प्रति घंटा रेट बढ़ा दिए। अब ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? रेट बढ़ रहा है 2-4-5 रुपये, आप बढ़ाने सीधे 100-150, 10-15 गुना। हाँ, ये कहाँ का हुआ? काश इससे अच्छा तो आदमी का रेट बढ़ जाता, उनके मेहनत का रेट बढ़ जाता कि इनकम आ रही है 100-150 की जगह 1000 लेंगे हम भी। अब ये लोग नहीं बोल सकते ना, इनकी संख्या ज़्यादा है और वो लोग हैं 1-2, वो तो अपने मन चाहे कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो लोग तो आवाज़ उठाने से रहे, 1-2 ठो रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं काम करेंगे तुम्हारे साथ। तो ऐसी स्थिति में गांव के जो रहते हैं मेन लोग, प्रशासनिक अधिकारी, जैसे प्रशासनिक सचिव, सरपंच, ये लोग यहाँ पे स्थिति कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें ऐसी जिम्मेदारी देना चाहिए कि जिससे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मनरेगा जैसे वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, तो यहाँ पे वो अपना एक अधिकार जमा सकें और कह सकें कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी, जिससे कि आदमियों को और किसानों को फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि गरीबी में कौन कौन से लोग आते हैं, कैसे कैसे उनको लाया जाता है, क्या क्या उन्हें पैमाने से मापते हैं कि ये गरीब है। इसमें देखिए 2 टाइप की होती है गरीबी। एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट, तो दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव। तो निरपेक्ष में ऐसा होता है कि इसमें रहता है कि जो अपनी बेसिक्स जो आवश्यकता है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान, इसे पूरा नहीं कर पा रहे, वह गरीब है। और जो रिलेटिव जो होता है अपना सापेक्ष गरीबी, इसमें कहते हैं कि किसी से तुलना कर दी है। जैसे कि सिंपली हम गाँव में तुलना करते हैं, भैया हमारा पड़ोसी 4 ट्रैक्टर है, इसके पास 10 एकड़ जमीन, ये तो अमीर हुआ भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब हो गए। ऐसे ही इसमें सापेक्ष गरीबी में करते हैं, जैसे तुलना कर दिए तो अमीर लोग हैं फिर गरीब लोग से, या फिर जैसे हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश की तुलना कर दी हमने बिहार से, फिर देश की तुलना कर दी अपना विदेश से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका। अमेरिका तो बहुत अमीर देश है, उससे नहीं कर पाएंगे, हम छोटे से करेंगे, कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं अभी के दौर पे। तो ये इसमें आते हैं सापेक्ष गरीबी में। अब इसे हम अपनी स्थिति से कंपेयर करते हैं कि हम आज से कोरोना आने से पहले कुछ हद तक ठीक थे, अच्छे थे, हमारे पास सेविंग अच्छी थी, लेकिन कोरोना के बाद हमारी सेविंग बिल्कुल घट चुकी है।
अब ऐसा ना हो कि धीरे धीरे माइनस में चल जाए। खैर इतना नहीं होगा, हमारी सरकार अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी, हम होप करते हैं इससे, और जिससे हमारी स्थिति और सुधार आएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या रीजन है बिहाइंड पॉवर्टी। फर्स्ट रीजन इज जनसंख्या में बिल्कुल एकदम से तीव्र वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसे कौन ठीक करे? देखिए सरकार तो अपने हिस्से से कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि परिस्थितियां बदल रही है धीरे धीरे, तो हमें छोटा और खुशी परिवार रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे जो बात के जो लोग आएंगे उन्हें भी अच्छा जीवन मिले। अब हम ज़्यादा यदि परिवार कर लेंगे तो किसी को भी क्वालिटी चीज़ें मिल नहीं पाएंगी, इसलिए कम रखें, अच्छा रखें। सेकंड रीजन अशिक्षा, कि अशिक्षा नहीं है, अशिक्षा है हम तो रोजगार अच्छा नहीं मिलेगा, काम अच्छा नहीं मिलेगा, स्किल नहीं आएगी हमारे पास काम करने के लिए। तो यहाँ पे शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे यदि शिक्षित होंगे तो चाहे वो काम ना करें, लेकिन अच्छा स्किल पाके कुछ और अच्छा कर लेंगे। यदि मान लो हमें नौकरी नहीं लगती तो हम खुद का अच्छा रोजगार चला लेंगे, और साथ साथ कृषि में भी ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करेंगे शिक्षा के माध्यम से, जिससे कि कृषि में भी हम कुछ अपना अच्छा स्टार्टअप कर सकें। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, अब रोजगार तो वैसे नहीं आ सकते ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, आई थिंक ये मेरे विचार हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कृषि से रिलेटेड जो अदर इनकम आते हैं, जैसे अपना मुर्गे फार्म हो गया, मत्स्य पालन हो गया, डेयरी फार्म हो गया, इन चीज़ों में छोटे किसानों को लाना चाहिए। देखिए अभी की योजनाएं ठीक है, लेकिन वो योजनाएं इस संबंध में इसलिए उतनी रिलेवेंट नहीं होती कि वहाँ पे जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो जमीन के पास किसानों के पास जमीन होगी वही इस योजना का लाभ ले पाएगा, जिसके पास थोड़ा पैसा होगा, क्योंकि कुछ देना पड़ता है बैंक में रखने के लिए। तो छोटे किसानों को भी यहाँ पे लाभ लेना चाहिए, और यहाँ पे सरकार को खुद से अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहिए, ताकि उन छोटे किसानों को लाया जा सके इस दायरे में, कि वो भी अपना कुछ अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकें। अब ये तो हुई गरीबी की बात। अब इन सब चीज़ों के बीच में खुशी की बात ये है कि अभी एक 2020 में एक इंडेक्स आया था, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें खास बात ये है रही कि भारत में 2006 और 2005-6 और 2015-16 के बीच में लगभग 273 मिलियन लोग, मतलब 27 करोड़ लोगों की गरीबी स्तर से ऊपर आ गए हैं। ये हमारे और हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी इसी दिशा में बहुत अच्छा काम करेगी। थैंक यू वेरी मच।